खबर दिन भर में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ऐतिहासिक एफटीए के बाद अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑफिशियल विजिट कहलाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस के हमले हुए तेज। उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। पवन खेड़ा का आरएसएस पर तंज। बीते एक माह में मणिपुर में 6 नागा नागरिकों की हत्या पर प्रदर्शन जारी। नाकेबंदी से लोगों को हो रही है परेशानी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। पहलगाम के नूनून बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का आगाज। रास्तों और श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। राहगीरों और जायरीनों के लिए जा रहे हैं तलाश। 1 अरब डॉलर की क्रिप्टो कमाई पर ट्रंप ने दी सफाई। बोले मेरे राज में हर कोई कमा रहा, मुझसे सवाल पूछना गैर जरूरी। ईरान में आयतुल्ला अली खamenei की आखिरी रसूमात का आगाज। हजारों अफराद ने मरहूम खamenei को पेश किया कराची अकीदत। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के बाद पीएम मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑफिशियल विजिट पर जाएंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि यह पिछले 40 सालों में किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली ऑफिशियल न्यूजीलैंड यात्रा होगी। पीएम मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचेंगे और अगले दिन भारत लौटेंगे। लक्सन ने इस दौरे को दोनों मुल्कों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक बताया है। भारत और न्यूजीलैंड ने इसी साल 27 अप्रैल को नई दिल्ली में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड ने भारतीय उत्पादों को अपने बाजार में 100% ड्यूटी फ्री करने का फैसला किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर अब मुश्किलें उठने लगी है। महज 8 ही महीने का वक्त बचा है और पंजाब कांग्रेस में दरार पड़ गई है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच मनमुटाव शुरू हो गया है। यह मनमुटाव अब थमने वाला नहीं। यह भी दिलचस्प है कि पंजाब में कांग्रेस के दोनों नेता राहुल गांधी के करीबी हैं। राजा वड़िंग जट सिख समुदाय से आते हैं और चन्नी दलित सिख समुदाय से। पंजाब के दलितों की आबादी पंजाब में ज्यादा है। यही सोचकर राहुल गांधी ने सितंबर 2021 में उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐसी हालत हुई कि ये विधानसभा चुनाव तो हारे ही और खुद चन्नी भी अपनी दोनों सीटों से चमकौर और भदौर से चुनाव हार गए। ये दोनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। लोग नहीं चाहते जिन्होंने वोट तो लोगों ने पाने ना कोई ऐसी इस गल का सानू पता नहीं कोई। मैं गल कह जा मीटिंग करांगे हम उस बाद पूछ। आप क्या चाहते हैं? आपका क्या व्यू है कि प्रधानमंत्री कौन बने? ये पता आप क्या चाहते हो? टीएमसी में टूट के बाद पार्टी ऑफिस पर कब्जे की लड़ाई दोनों गुटों में तेज हो गई। ऋतव्रत बनर्जी की टीएमसी ने आज कोलकाता मेट्रोपॉलिटन के पार्टी ऑफिस पर कब्जा कर लिया। ऋतव्रत बनर्जी के साथ फिरहाद हकीम, संदीप साहा, जावेद खान, फखरुज्जमा समेत कई विधायक भी थे। सभी लोग उस ऑफिस में जाकर बैठ गए। फखरुज्जमा ने कहा कि इस ऑफिस से टीएमसी की भावनाएं जुड़ी है। ऋतव्रत बनर्जी बीते दिन दिल्ली गए थे और चुनाव आयोग की पूरी बेंच के साथ मीटिंग भी की थी। हमारा ऑफिस हम लोग बैठा हुआ है। ये हमारा ऑफिस है, हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ से पार्टी हम लोग आगामी दिन पार्टी का क्या कौन स्टाइल चलेगा यहाँ से हम लोग तैयार करेंगे। इसलिए हम लोग आए हैं हमारा पार्टी ऑफिस में अपना पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं। इसमें क्या है, हम तो यहाँ आते ही हैं। पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। एसआईटी ने तहकीकात भी तेज कर दी है। इस बीच मध्य प्रदेश के
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि वे 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा से अयोध्या के राम मंदिर तक पदयात्रा करेंगे। उनका कहना है कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी। दिग्विजय सिंह ने अपने भोपाल स्थित घर के बाहर एक बैनर भी लगाया जिस पर लिखा है कि राम मंदिर के चंदा चोरों और चढ़ावा चोरों का दाखिल होना मना है। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर आरएसएस के बयान को लेकर भी तंज कसा। आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि जिस प्रकार से चंदा चोरी वीएचपी और आरएसएस की संगठनों ने किया है, उसी प्रकार हमारे महाकाल के मंदिर में भी मंदिर के निकट एक बहुत ही कीमती भूमि सुंदरलाल पटवा जी ने एक आरएसएस के ट्रस्ट को दे दी थी। 6 लियांगमाई नागा लोगों की हत्या के मामले को लेकर मणिपुर में बीते 1 महीने से गुस्सा और नाकेबंदी जारी है। 5 जून से शुरू हुई नाकेबंदी 2 जुलाई को 28वें दिन में पहुंच गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 2 पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शन कर रहे लोग मारे गए लोगों के लिए इंसाफ और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और हर पहलू को ध्यान से देखा जा रहा है। ये मामला 13 मई की उस घटना के बाद सामने आया जिसमें 6 लियांगमाई नागा लोगों के तौर पर उन्हें अगवा किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। करीब 1 महीने बाद उनके शव मिले। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि इस वारदात में हथियारबंद कुकी उग्रवादी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने अभी इस दावे की तस्दीक नहीं की है। On this protest, we are going all over Manipur, protesting, demanding a justice for our brother who have given their life for the cause of this conflict in Manipur right now. मैं साथियों मीडिया की साथियों के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग ये आंदोलन जारी रखेगा तब तक हमारा 6 भाइयों का जो शहीद हुआ है बेईमानी तरीके से इन लोग का कत्ल किया है, उन लोग को मर्डर किया है। अभी जेएनएम की मोह में है उन लोग का शरीर टुकड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुंसिफ टीवी के एग्जीक्यूटिव हेड मोनिस अनवर से 2027 यानी आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा के सेशन और कई अहम मुद्दों पर तफसीली बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। संगठन के बड़ी मजबूत पकड़ रखे जाने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान की जाती है। नितिन नबीन जी का आगमन हो रहा है लखनऊ में और 2027 की चुनाव की तैयारियों को लेकर काफ़ी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सर, मुंसिफ टीवी में बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। नितिन नबीन जी यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं, पहली बार है, वो वाराणसी आ चुके हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार आ रहे हैं और ये लखनऊ के लिए सौभाग्य का विषय है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए है। माननीय संतोष जी भी साथ में हैं और संगठन की समीक्षा न केवल करना बल्कि मार्गदर्शन करना कि भविष्य में चुनावी जो एक तरीके से जो शंखनाद हुआ है उसमें विजयी भाव में कैसे कार्यकर्ता निकल कर आगे आए, उसकी भी तैयारी है। तो ये एक आह्लादन है, एक प्रसन्नता है, उत्सुकता है कार्यकर्ताओं में कि कल वो उनका 10 बजे लखनऊ आगमन पर स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसा सूचना मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। एक जैसे अभी राज्यसभा लोकसभा का भी सेशन शुरू होने वाला है और कई सारे सवाल उसको लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में कह रहे हैं कि बहुत हंगामेदार जो है इस बार राज्यसभा का और लोकसभा का सेशन होने वाला है। क्या कुछ खास रहेगा? राज्यसभा को बंद करा देना ये अलोकतांत्रिक है और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े महत्वपूर्ण बिल आने हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक संसद जरूर से संसद का कार्यकाल में हम लोग 2029 में महिलाओं का जो आरक्षण का 33% का स्वरूप है उसको साकार होते हुए जरूर देखेंगे।
कह रहे हैं कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। अब कई सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में आपको समर्थन दिया है, तो क्या वो 2/3 की मेजॉरिटी इस बार राज्यसभा लोकसभा में वाकई हासिल कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारे सांसद कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, डीएमके में या कहें संपूर्ण विपक्ष में ऐसे हैं जो इशू बेस्ड सकारात्मक दृष्टि एनडीए के इस प्रस्ताव पर रखते हैं। और वो प्रस्ताव है नारी शक्ति वंदन में नारियों को जो आधी आबादी है उसको अधिकार देने का। और इस विषय को लेकर तमाम अंतर्द्वंद में विपक्षी दल फंसा हुआ है और उन्होंने जिस प्रकार से विरोध किया, आसाम में और बंगाल में जनता ने दंड दे दिया कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस भी पराजित हुई और उधर ममता जी का भी वर्चस्व समाप्त हो गया। इसलिए मुझको लगता है कि अब ये ऐसी गलती करने वाले नहीं हैं। गुजरात एटीएस ने गुजरात और मध्य प्रदेश में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 7 लोगों को गुजरात और 1 को पाटन यानी मध्य प्रदेश से पकड़ा गया, जबकि एक आरोपी बिलाल दुर्रानी घाघरा को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया गया। एटीएस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि लोग गुजरात में जैश ए मोहम्मद का असलीपुर सेल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे थे ताकि भविष्य में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। આ પર્ટિક્યુલર કેસની વાત કરીએ તો થોડા ટાઈમ પહેલા ગુજરાત એટીએસના ડીવાયએસપી હર્ષ ઉપાધ્યાયને એક બાતમી મળી હતી કે બનાસકાંઠા અને પાટણ અને નિયરબાય એરિયાઝની અંદર થોડા ઘણા એલિમેન્ટ્સ એવા છે જે કે પાકિસ્તાનના ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન જૈશ એ મોહમ્મદ થી સંકળાયેલા છે અને અહીંયા એની એક્ટિવિટીઝનો એની વિચારધારાનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે। આ ઇનપુટને વેરીફાઈ કરવા માટે એટીએસના એસપી શ્રી કે સિદ્ધાર્થના નેતૃત્વમાં એક ટીમ બનાવવામાં આવેલી। मानसून के दौरान देश भर में कई सड़कों के पोल खुल रही है। एक तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में आई दरारों की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर की सड़कों की क्वालिटी पर भी सवाल हुए हैं। शहर की सबसे मसरूफ सड़कों में से एक टोंक रोड पर कैलाश टावर के सामने अचानक सड़क धंस गई। करीब 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा बनने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई बड़ा वाहन या राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने आज गूगल एंड्रॉयड और एप्पल iOS को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सरकार ने ऐप स्टोर से 7 बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स हटाने का निर्देश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन ऐप्स को लेकर चिंता थी। इन एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल करते हुए ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को दूर से ही बंद करने के लिए गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर कई कार चालक कार में बैठे बैठे सड़क पर चल रहे ई रिक्शा को बंद कर रहे थे। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को बंद करने के लिए किया जा रहा था। सरकार का यह आदेश ई रिक्शा को दूर से बंद किए जाने और ड्राइवरों की फंसने की घटनाओं की रिपोर्ट और वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह आदेश जारी किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का बाकायदा आगाज हो गया है। पहलगाम के नूरून बेस कैंप के यात्रियों के पहले काफिले को सरकारी तौर पर झंडे दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा के लिए सिक्योरिटी, रिहाइश, सेहत, सफाई और दीगर बुनियादी इंतजाम भी किए गए हैं। इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुतल्लिका महकमे भी ताउन कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए इंतजामिया ने पहले ही तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल करियर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रोनाल्डो के बहन कथिया एवेरा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 पुर्तगाल की नेशनल टीम के साथ उनके भाई का आखिरी टूर्नामेंट होगा और उसके बाद वो इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। इस मेगा इवेंट में पुर्तगाल के दमदार प्रदर्शन के बीच आई इस खबर ने खेल जगत में हलचल मचा दी है और इसे रोनाल्डो का लास्ट डांस माना जा रहा है।
ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स के लिए नई वार्निंग जारी करते हुए कहा कि तेहरान की मंजूर शुदा शिपिंग रूट्स इस्तेमाल किए जाए वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पेशरफ्त ने आलमी तवानाई मंडियों और बाहरी तिजारत से मुतल्लिक खदशात को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आबनाए हुर्मुज़ एक मरतबा फिर कशीदगी की जद में है। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स तेहरान की जानिब से मंजूर शुदा रास्ते ही इख्तियार करें, बसूरत दीगर उन्हें सख्त जवाब का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी फौजी क़यादत ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ने इस आबी गुजरगाह में मुदाखलत की तो इसका जवाब तेज और फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक रोज कबल कतर में सालिसों की मौजूदगी में अमेरिका और ईरानी सिफारतकारों के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। ताहम इन राब्तों के बावजूद खित्ते में कशीदगी बरकरार है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त में बतदरीज बेहतरी आ रही है, लेकिन जहाज़ों की तादाद अब भी जंग से पहले की सतह तक नहीं पहुंच सकी। शिपिंग कंपनियां इस तजब्जुब का शिकार हैं कि आया ईरान की जानिब से तयशुदा रास्तों को इख्तियार किया जाए या ओमान के करीब अमेरिका की हिमायत याफ्ता बहरी गुजरगाह इस्तेमाल की जाए। चूंकि अभी तक कोई मुस्तकिल मुआहदा सामने नहीं आया, इसलिए दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाह पर गैर यकीनी सूरत हाल अब भी बरकरार है और आलमी मंडियां आइंदा पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी नई कशीदगी के असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल की कीमतों, तवानाई की फराहमी और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर भी बराह रास्त पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया है। 6 रोज़ा कौमी शोक के तहत होने वाली इन तकरीबात में दुनिया भर से सियासी, मजहबी और सिफारती शख्सियात शिरकत कर रही हैं। तेहरान में वाक़ ग्रैंड मुसल्ला में मरहूम आयतुल्लाह खामेनी का जसद खाकी अवाम के आखिरी दीदार के लिए हफ्ता और इतवार को रखा गया, जहाँ हज़ारों की तादाद में शहरी और गैर मुल्की वफूद खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात की तकरीबात 4 जुलाई से शुरू होंगी, जिनकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद तेहरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जनाजे के लिए तेहरान में गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी नाफिज हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के पार्लिमानी वफूद, मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियात ईरान पहुंच रही हैं। हिंदुस्तान से जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद भी ईरान पहुंच चुके हैं और उन्होंने हिंदुस्तानी वफ्द के साथ सुप्रीम लीडर खामनाई को खिराजी अकीदत पेश किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान से मजहबी रहनुमाओं की एक वफ्द ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को खिराजी अकीदत पेश किया। बल्गारिया के अराकीन पार्लियामेंट, लिबनान, इराक और अफगानिस्तान से मीडिया वफूद, जबकि इराक के कबायली रहनुमा और कुर्द नुमाइंदे भी ताज़ियत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की जमाती इस्लामी के रहनुमा भी ताज़ियती तकरीबात में शरीक हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत भी इस मौके पर तेहरान में मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एक आला सतही वफ्द ईरान पहुंच चुका है। वफ्द में कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर अहम वज़रा शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर रहनुमा पहले ही तेहरान पहुंच चुके थे। तेहरान में जारी ये ताज़ियती तकरीबात ईरान की तारीख के बड़ी अवामी इज्तमाआत में शुमार की जा रही हैं, जहां मरहूम रहनुमा को खिराजी अकीदत पेश करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इंतजामिया के मुताबिक अगले चंद दिनों तक सूख की ये तकारीब जारी रहेंगी, जिनमें मजीद गैर मुल्की वफूद की आमद भी मुतवक्की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में 2 करोड़ से जायद अफराद की आमद मुतवक्की है। आखिरी रसूमात से मुताल्लिक तकरीबात 9 जुलाई तक जारी रहेंगी। इसके बाद खामनाई को उनकी आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हालिया ईरान पर होने वाली जारहियत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि तेहरान इस मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जवाबदेही के लिए भरपूर कोशिश करेगा। उनका कहना था कि ईरान अपनी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती और कानूनी दोनों मुहाज़ों पर इक़दामात जारी रखेगा। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए चीन, अफ़ग़ानिस्तान और नामीबिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से मुलाकात के दौरान ईरानी सदर ने इन ख्यालात का इजहार किया। ईरान अपने मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है। मुल्क भर में कई रोज तक जारी रहने वाली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात की तकारीब में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। इनकलाबी तालिब इल्म से ईरान के तवील तरीन अरसे तक सुप्रीम लीडर बनने का अली ख़ामेनी का ये सफर देखिए। ईरान की सियासत और मशरिक़ वुस्ता में ताकत की कशमकश का एक ऐसा नाम जो तकरीबन 4 दहाइयों तक आलमी खबरों का मरकज रहा, वो नाम था आयतुल्लाह अली ख़ामनेई। ईरान अब इन्हीं ख़ामनेई के आखिरी सफर की तैयारी कर रहा है। तेहरान की फिजा सोगवार है, सियाह परचम, अश्कबार आंखें और दुआओं की सदाएं। ईरान के सबसे तवील अरसे तक सुप्रीम लीडर रहने वाले आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए तैयार है। रियासती सतह पर कई रोज तक जारी रहने वाली आखिरी रसूमात का आगाज 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला से होगा, जिसके बाद उनका जसद खाकी ईरान के मुख्तलिफ शहरों और हमसाया मुल्क इराक ले जाया जाएगा। मशहद के एक मजहबी खानदान में पैदा होने वाले अली ख़ामनेई ने कम उम्र में ही दीनी तालीम का आगाज किया। क़ुम में आयतुल्लाह ख़ोमेनी के शागिर्द बने, ईरान के शाह के खिलाफ तहरीक में शामिल हुए, क़ैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त की और इनक़िलाब ईरान के बाद नई इस्लामी जमहूरिया के अहम सतून बनकर उभरे। सन 1979 में आयतुल्लाह ख़ोमेनी की मौत के बाद अली ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के ताज़ा फ़िज़ाई हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नाटो से यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की। कीव पर रूस के शदीद मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम अज़ कम 30 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुत्तहिद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की फौरी फराहमी ज़रूरी है। दूसरी जानिब इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़ है, जबकि हमलों के बाद शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई। वेनेजुएला से एक उम्मीद अफजा खबर सामने आई, जहां अमेरिकी रेस्क्यू टीमों ने 8 दिन बाद मलबे तले दबे एक शख्स को जिंदा निकाल लिया। रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक कामयाबी मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों और जदीद आलात के इस्तेमाल से मुमकिन हुई। मुतासिरा शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी। हुक्काम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, क्योंकि खदशा है कि मजीद अफराद मलबे तले मौजूद हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदाए सदारत के दौरान क्रिप्टो करेंसी के जरिए कमाई गई $1 अरब से ज्यादा रकम से मुतल्लिक उठने वाले सवालात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता तो सरमायाकारी से मुनाफा कमाना बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं। तमाम इस मामले पर ट्रंप को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। नाकदीन का कहना है कि आला सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स की माली मफादात और सरकारी जिम्मेदारियों के दरमियान मुमकिन टकराव, शफाफियत और अखलाकी मयार पर संगीन सवालात उठाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो इत्तेहाद के लिए अमेरिका के मौजूदा माली और दिफाई अखराजात को गैर माकूल करार देते हुए नाटो ममालिक को फिर एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने नाटो पर अखराजात को नामुनासिब और अमेरिका पर गैर जरूरी बोझ से ताबीर किया। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेटो इत्तेहाद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीका के लिए मौजूदा सतह पर नेटो की माली और दिफाई इमदाद जारी रखना गैर माकूल है। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका दीगर इत्तेहादी ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा अखराजात कर रहा है, मगर अमरीका को इसके बदले कोई खास फायदा हासिल नहीं हो रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक चार्ट शेयर करते हुए ये बावर करवाने की कोशिश की कि अमरीका नेटो पर दीगर मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है।
अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बरसों से नेटो के लिए गैर मामूली माली बोझ उठा रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए ये बेफायद साबित हुआ है। ट्रंप ने इन अखराजात को गैर माकूल और नाकाबिले कबूल करार देते हुए जोर दिया कि अब इस सूरत हाल में तब्दीली आनी चाहिए। ट्रंप ने जोर दिया कि नेटो के तमाम रुकन ममालिक को अपनी दिफाई जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए ताकि माली बोझ की मुनसिफाना तौर पर तकसीम हो सके। ये पहला मौका नहीं कि ट्रंप ने नेटो पर तनकीद की हो। वो अपने पहले सदारती दौर में भी यूरोपीय इत्तेहादियों पर दिफाई बजट बढ़ाने के लिए मुसलसल दबाव डालते रहे थे, जबकि नेटो ममालिक का मौकफ है कि हालिया बरसों में मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है। ताहम ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब भी सबसे ज्यादा माली बोझ उठा रहा है और यही मामला उनकी लगातार तनकीद का बुनियादी नुक्ता है। ट्रंप के इस ताजा और सख्त बयान ने एक बार फिर नेटो की मुस्तकबिल, अमेरिका के किरदार और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान दिफाई इखराजात की मुनसिफाना तकसीम पर नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।